गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लेसन 2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। लेसन 2 जो था उसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। इस बार मैंने आपको परसों भी बताया था कि इस चैप्टर का नेम जो है वो चेंज हो चुका है, जबकि हमारा कंटेंट जो है लेसन के अंदर का वो सेम है। तो आज हम इस लेसन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है, हमारी इंडियन हिस्ट्री का कवर पेज है ये। अब हम देख रहे हैं कि जनपद और महाजनपद का क्या अर्थ था। जनपद 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जन प्लस पद। जन का मतलब होता है जनता, मतलब लोग, और पद का मतलब पैर, फुट। अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाएं, ऐसे क्षेत्र को जनपद कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर लोग आकर रहना स्टार्ट करते हैं, उसको हम जनपद कहते हैं। इस वर्ड का यूज़ जो था वो प्राकृत और संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस में हुआ था। याद रखना, जिस समय का हम ये चैप्टर कर रहे हैं उस टाइम भारत की जो लैंग्वेजेस थी आम बोलचाल की, वो थी प्राकृत और संस्कृत। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि महाजनपद क्या थे, कि धीरे धीरे ये जनपद, पहले तो छोटे छोटे नगर थे, फिर जैसे जैसे ये डेवलप होते गए तो ये बहुत बड़े बड़े नगर बन गए और इन्हें बोला गया महाजनपद। महा का मतलब बहुत बड़ा, जनपद का मतलब वो एरिया जहाँ पर जनता रहती थी, तो बहुत बड़ा एरिया। अब हम देखते हैं कि जो महाजनपद थे, यानी 6 सेंचुरी BCE से 6 सेंचुरी BC के बीच में कोई 16 महाजनपद जो थे वो राइज हुए थे। जैसे था मगध, गंधार, कौशल, पंचाल, अवंती, वज्जी, कुरु आदि। इनका हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो बौद्धिज़्म और जैनिज़्म एपिक्स में मिलता है। उस टाइम भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे ये सबसे फेमस उस टाइम रिलीजन चल रहे थे, जो सबसे पॉपुलर रिलीजन धर्म थे। तो उस टाइम इनके काफ़ी सारे ग्रंथ, बुक्स वगैरह लिखी गई थी। तो उनमें इनका वर्णन आता है कि इस टाइम भारत में 16 महाजनपद थे और इनमें जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, अब मगध क्यों पावरफुल था इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम महाजनपद की फीचर्स देखेंगे कि महाजनपद जो थे वो उनकी कुछ विशेषताएं थी, वो क्या थी। तो सबसे पहले हम जो है महाजनपद का मैप देखते हैं। इसमें हम आते हैं कि उस टाइम भारत में ये 16 महाजनपद थे। ये देखो, ये आपके सिलेबस का मैप है। आपने पिछले साल इसे देखा था, किया था। इस मैप को आपने अच्छे से करना है और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैप है। ये देखो, ये मगध है, वज्जी है, राजगीर है, वाराणसी है, कौशल है, कुरु है, तक्षशिला है, अवंती है, उज्जैनी है। ये उस टाइम जो थे वो 16 महाजनपद थे। तो इस मैप को आप एक बार अपने उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे इस मैप की। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो महाजनपद थे इनके फीचर्स क्या थे। सबसे पहले हम कहेंगे कि हर महाजनपद का जो था वो एक राजा था। ठीक है, हर जैसे कौशल है तो उसका अपना एक राजा है, कुरु है तो उस महाजनपद का अपना एक राजा है। और हम बताएंगे कि लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर लोगों के ग्रुप्स जो थे वो शासन किया करते थे, और ऐसे राज्यों को हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक का मतलब गण कहते हैं, और उसमें हर व्यक्ति ही राजा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई किंगडम ले लो, वज्जी ले लो, कि वहाँ पर लोगों का ग्रुप जो था वो रूल करता था। मान लो 50 लोगों का ग्रुप है, वो शासन कर रहा है, तो हर व्यक्ति राजा है, और ऐसे स्टेट को रिपब्लिक कहते थे। और उस टाइम जो था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जहाँ के राजकुमार थे, वहाँ पर इन्हीं लोगों का यानी रिपब्लिक का रूल था। यानी वहाँ पर हर व्यक्ति राजा था, तो वो ऐसे राज्यों से बिलोंग किया करते थे।
इसके बाद देखते हैं कि हर महाजनपद की अपनी एक कैपिटल थी, जो कि एक दीवार से जो थी वो घिरी हुई थी। अब ये देखो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किलेबंदी क्या होती है, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये देखो, ये जस्ट लाइक एक दीवार बनी हुई है किले के अंदर, काफ़ी ऊंची दीवार है जिसे क्रॉस करना आसान नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर पे देखते हैं। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा कैसल है, एक बहुत बड़ा किला है जो कि दीवारों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है, किले बंदी हो रखी है, दीवारों से, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो राजमहल है, महल है, पैलेस है। इसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम फिर चलते हैं आगे कि महाजनपद की जो थी तीसरी विशेषता क्या थी, सॉरी चौथी विशेषता क्या थी, कि इस फोर्टिफिकेशन के लिए, ये इतना जो फोर्टिफाइड किला था, इसको बनाने के लिए, इसके रख रखाव के लिए, राज्य की मेंटेनेंस के लिए जो था, काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। और ये रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? ये रिसोर्सेज जो थे वो राजा लोग टैक्सेस वसूल किया करते थे। किससे वसूल करते थे? फार्मर से, मर्चेंट से और क्राफ्टमैन से। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर इनको और पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर, जो कंट्रीज़ थी, उनके ऊपर अटैक भी कर दिया करते थे। फिर हम बताएंगे कि इसी टाइम ब्राह्मण्स ने जो था वो संस्कृत लैंग्वेज में जो था धर्मशास्त्र नाम की बुक्स लिखी थी, और इन किताबों में जो था वो सोशल, हर सोसाइटी के वर्ग के लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लिखे थे। जैसे एक रूल था कि राजा जो होगा वो क्षत्रिय होगा। आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। वो 4 आपको याद होगा ही कि पहले आते थे ब्राह्मण, दूसरे आते थे क्षत्रिय, तीसरे आते थे वैश्य और चौथे आते थे शूद्र। तो ये रूल्स रेगुलेशन इन्होंने सोसाइटी के लिए इन ब्राह्मण्स ने ही बनाए थे। ठीक है। तो ये आप महाजन पद की जो है विशेषताएं देखोगे। इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि मगध जो था वो सबसे पावरफुल क्यों था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध जो था वो इन सभी 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल था। अब हम इसके रीज़न्स देखेंगे कि क्यों पावरफुल था। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस लेसन के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो महाजनपद क्यों क्या होते हैं, मगध पावरफुल क्यों था, मौर्यों के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये देखो, हम सबसे पहले मगध देखते हैं। मगध की इंडियन मैप में क्या स्थिति है, ये कहाँ पर है। तो ये मगधा है, ये इस टाइम इसने जैसे कि बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा सा बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सारा एरिया आ रहा है मगधा में। तो ये उस टाइम का सबसे पावरफुल किंगडम था। और क्यों पावरफुल था, अब हम देखते हैं रीज़न। ये देखो, ये मगधा है एशियन टाइम का। हम देखते हैं कि ये राज्य जो था, आप देख रहे हो कि सभी तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पेड़ ही पेड़ है। अभी तो ये काफ़ी कम दिखाई दे रहा है हमें इस पिक्चर में, इस इमेज में, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा था। तो हम यहाँ पे देखो, ये क्लियर आपको नज़र आएगा। तो ये दूर दूर से पहाड़ों से और जो है जंगलों से घिरा हुआ था। तो इस मगधा के लिए जो था, जो आर्मी होती थी उसमें हाथियों का बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि पुराने ज़माने की लड़ाइयाँ जो थी वो हाथियों या घोड़ों पर ही बैठ के लड़ी जाती थी। तो यहाँ जंगल थे जहाँ से हाथी बड़े ईज़िली पकड़ लिए जाते थे, और हाथियों को ट्रेनिंग देकर उनको युद्धों के लिए, वॉर्स के लिए उनको तैयार किया जाता था। फिर हम बताएंगे कि फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि, ये सारा एरिया जिस एरिया में है, यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर जो था प्रोडक्शन, क्रॉप्स प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ के लोग राजाओं को टैक्सेस पे किया करते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी।
फिर हम तीसरा रीज़न लेंगे कि ये एरिया सभी तरफ से आयरन माइन से घिरा हुआ है। आज के टाइम में भी यहाँ पर लोहे की खदानें हैं। तो उस टाइम लोहा काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का था, तो उससे तलवारें बनाई जाती थी, वेपन्स बनाए जाते थे जो कि युद्धों में काम आते थे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये जो था गंगा नदी के किनारे पर था, और गंगा नदी पर होने के कारण जो था सामान लाना आना जाना काफ़ी इजीली था। क्योंकि देखो उस टाइम यातायात के साधन तो थे नहीं। उस टाइम लोग कैसे सफ़र करते थे, या तो पैदल घोड़ों पर बैठकर, या फिर बैलगाड़ियों पर बैठकर, या फिर नौकाओं से बोट से सफ़र करते थे। और बोट से सफ़र करना जो था उस टाइम काफ़ी सस्ता भी पड़ता था और इजी भी मेथड था। तो ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण यहाँ से जो था सामान और लोगों का आवागमन जो था बहुत इजीली हो जाता था। फिर आप बताओगे कि यहाँ के जो राजा थे, किस्मत अच्छी थी इस राज्य की कि यहाँ पर काफ़ी जो थे वो कुशल राजा हुए थे। जैसे कि बिंबिसार था, अजातशत्रु था, तो जिन्होंने ऐसी अच्छी नीतियाँ बनाई जिसके कारण जो था ये राज्य जो था वो उन्नति के शिखरों पर चल पड़ा। तो ये आपने बताना है कि मगध जो था वो पावरफुल क्यों था। अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हो। जहाँ पर आज मगध की बात हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसी टाइम नंद वंश का जो था वो राज था। इस जो था नंद वंश का राज आया था, दैट इज़ 344 टू 321 BCE तक। तो इसका जो था सबसे जो लास्ट राजा था, दैट इज़ धनानंद या घनानंद, वो सबसे करप्ट राजा था, ये मान लो। तो उसकी वजह से, उसके नेचर की वजह से, उसकी वजह से मगध के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और ये हर किसी का इंसल्ट कर देता था, जिससे खुश नहीं उसको मार देता था। तो कहने का मतलब है कि ये काफ़ी मतलब बेकार राजा था, ऐसे मान लो। तो इसको जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने जो था चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी धनानंद को मारने में। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य को हम इंडियन हिस्ट्री में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो थे आपने कभी देखा होगा, ये सीरियल कभी टीवी पे आया करता था। तो ये जो है छोटा बच्चा, ये चंद्रगुप्त है, ये पीछे जो है वो चाणक्य हैं, और यहाँ पर ये धनानंद है जो कि नंद वंश का एक शासक था, लास्ट राजा था, जिसकी प्रजा काफ़ी परेशान थी। इसने चाणक्य विष्णुगुप्त की काफ़ी इंसल्ट की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी जो था इनका काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य भी जो था वो धनानंद से काफ़ी परेशान था। तो क्योंकि उसके फादर को जो था धनानंद ने मरवाया था, तो फिर चाणक्य की मदद से जो था इस चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो धनानंद को मार दिया था, और इसको मार कर जो था उसने मौर्य वंश की जो थी वो स्थापना की थी। इसके बाद जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि काफ़ी कैपेबल, काफ़ी कुशल राजा था, और इसने पहली बार जो थी वो राष्ट्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी रिसोर्सेज। इसमें आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण ग्रंथ। इनको अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम इन इमेजेस पे आते हैं, दैट इज़ ये है इंडिका, जो कि मैगस्थनीज ने लिखी थी। ये बीच में ये मैगस्थनीज है, जो कि एक यूनानी यात्री था,
और उसने इंडिया के हालात पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ये यात्री मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। इसके बाद हम सेकंड बुक देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो थी काफ़ी किताबें इस टाइम लिखी गई थी। इन बुक्स में भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तीसरी है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाख दत्त ने लिखा था और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था अपने गुरु चाणक्य की मदद से धनानंद को मार के नंद वंश को ख़त्म किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये एक प्ले है, नाटक है ये। इसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। अब अर्थशास्त्र से आप ये मत समझ लेना कि इकोनॉमिक्स की बुक थी, नहीं, ये राजनीति यानी पॉलिटिक्स की जो थी वो बुक थी। और इसमें बताया गया था कि राजा को किस तरीके से शासन चलाना चाहिए, राजा के क्या गुण होने चाहिए, उसे कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो बातें लिखी गई हैं। और कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के रूल्स जो हैं आज भी काफ़ी फॉलो किए जाते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एविडेंस आते हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, पुरातत्व सोर्सेज कौन से होते हैं, वो जो कि खोदकर ज़मीन से खोदकर निकाले गए हैं या जो कि पिक्चर्स के रूप में या मूर्तियों के रूप में हमारे सामने हैं। तो ये सारनाथ का जो है स्तंभ लेख से ये लिया गया है, पिलर से लिया गया है। आप सभी को पता है कि इसका कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया में। हमारे कॉइन्स हैं, हमारे जो मेन जो हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके बाद क्योंकि इसका ये जो चक्रा है ये तिरंगे में लिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है और बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ मिली हैं जो अपने आप में ही एक कहानी सुनाती नज़र आ रही हैं। इसके बाद ये अशोक के स्तंभ लेख का मतलब जो कि खम्भों पर लिखवाए गए थे। अशोक ने जो कुछ भी अच्छा देखा था, सुना था, अपने राज्य में किया था, वो इनको चट्टानों पर या स्तंभों पर खुदवा देता था और इन्हें अपने राज्य की सीमाओं में जगह जगह पर उसने लगवाए थे ताकि लोग जो हैं वो आते जाते इनको पढ़े और उनके जीवन में चेंजेस आए। इसके बाद ये हमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो कि हमें मौर्य वंश की कहानी सुना रही हैं। ये देखो एक और स्तंभ लेख है जो कि अशोक ने बनवाया था। इसके बाद हमारे पास ये सोर्सेज आ गए हैं, इनको हमने शॉर्टकट में सबको इकट्ठा कर दिया है। ये कॉइन्स हैं, ये केव्स हैं, गुफाएं हैं। इन गुफाओं से भी हमें मौर्य डायनेस्टी को समझने में मदद मिलती है। ये स्तूपास हैं, जैसे ये सांची का स्तूप है। आप 4th चैप्टर में इसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो ये सब जो थे ये एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सब हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस। मौर्यों का जो प्रशासन था वो कैसा था। देखो मेनली जो थे वो मौर्यंस, ये हम मौर्य साम्राज्य का सीमाएं देख रहे हैं कि ये मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। देखो आज का जहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है, ये सारा पोर्शन जो था वो हमारे पास मतलब इंडिया के पास था। और ये 1947 में जो था ये भारत पाकिस्तान बना था। तो मौर्यों के टाइम में देखो इंडियन हिस्ट्री, भारत के मैप की सीमाएं कहाँ तक थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके 5 प्रमुख केंद्र थे। सबसे पहले था दैट इज़ विशाली, दिस इज़ नॉट विशाली, दिस इज़ तोशाली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तक्षशिला एंड पाटलिपुत्र तो इसकी कैपिटल ही थी। तो इन 5 केंद्रों का जो चुनाव था वो बड़ा सोच समझकर किया गया था। कैसे, अब जैसे ये जो तक्षशिला था और ये जो उज्जैनी था, ये लंबी दूरी वाले रास्तों पर स्थित थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्वर्णगिरी था
ये जो था सोने का पहाड़ कहते थे इसको। यहाँ पर सोने की खदानें मिलती थी। इसके अलावा ये जो तोसाली था ये समुंदर तट के पास स्थित था। और पाटलिपुत्र तो इसको आपको पता ही है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपने इस मैप को ध्यान से देखना, इसको करके देखना, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है हम नेक्स्ट देखते हैं कि असमान शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य क्योंकि बहुत ही विशाल था, इतने विशाल साम्राज्य में जो था जंगल भी थे, पहाड़ भी थे, उड़ीसा भी था, ये अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब इतने विशाल साम्राज्य का शासन एक जैसा चले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा उस टाइम भारत में आने जाने में ही जो था काफ़ी टाइम, महीने, साल लग जाते थे। तो अगर हम देखें कि इतने बड़े साम्राज्य को कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग जाता था। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि इनका जो शासन व्यवस्था थी वो असमान थी, अनइक्वल थी। लेकिन जो सबसे पावरफुल जो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से जो शासन चलाया गया था दैट इज़ पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की कैपिटल है। पाटलिपुत्र जो था ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। तो इसकी काफ़ी कड़ी सुरक्षा की गई थी, क्योंकि अगर दुश्मन ने राजधानी पर अटैक कर लिया तो समझो उसने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। फिर अगला है कि आवागमन को सुचारू बनाना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लोग जो थे वो सफ़र करते थे, तो वो सफ़र करने में 30-40 दिन, महीने, साल लग जाते थे। तो इतने लंबे सफ़र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो था उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती थी, और यात्रियों को खान पान और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य ने काफ़ी अच्छे प्रबंध जो थे वो किए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आवागमन को सुचारू बनाना। इसमें हम देखेंगे कि आने जाने को सुचारू बनाए रखा था और यात्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। आर्मी अपॉइंट की गई थी, और अगर मतलब खाने पीने और रहने के लिए जो था वो सराएं बनाई गई थी, जैसे मिनी होटल्स होते हैं, तो ये बनाए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी जो समितियां और उपसमितियां क्या काम करती थी। मेगास्थनीज ने इनके शासन प्रबंध के बारे में बताया कि शासन को चलाने के लिए जो था एक समिति थी और 6 उपसमितियां थी। अब हम देख लेते हैं कि ये 6 समितियां क्या काम करती थी। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले तो ये समितियां जो थी वो एक उपसमिति नौसेना का संचालन करती थी, ठीक है। दूसरी समिति जो थी वो यातायात और खान पान को देखभाल करती थी। तीसरी जो थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी जो थी वो जो रथरोही होते हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। फर्स्ट है, ध्यान से सुन लो, फर्स्ट है नौसेना यानी नेवी का संचालन करना था। सेकंड थी यातायात और खान पान का संचालन करना था। और तीसरी का काम जो था पैदल सेनाओं का संचालन करना था। और चौथा आता था अश्वारोहियों, पादुओं